गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन फ्रॉम द यूनिट अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, as we seen earlier, whenever there is a relative motion between a magnet and the coil happens, then what will happen? There will be the change in magnetic line of force, causes the change in magnetic flux, causes the production of induced EMF, and induced current will be produced. And in hydroelectric power stations, simple thing is that high alternating voltage or alternating EMF will be produced. So first we have to step down that voltage or step down that current, step down that voltage. So a device which is used to decreases the voltage, a device which is used to increases the voltage, such type of device is so called as transformer. The device which that will decrease the voltage is so called as step down transformer, and the device which will increase the voltage is so called as स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम समझ गए ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो सिंपल सी बात है, हम किसी की भी स्टडी करें, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो ट्रांसफार्मर एज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीजेस द और डिक्रीजेस द वोल्टेज। लेकिन एक बात वहां पे, इसको हिंदी में परिणामित्र कहते हैं, अर्थात जो परिणाम में परिवर्तन कर दे उसको परिणामित्र कहते हैं। इसके दो प्रकार हो गए, एक का नाम स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया और दूसरे का नाम हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है और दूसरी सेकेंडरी कॉइल होती है। वो कहता है ऐसा ट्रांसफार्मर that will without loss of any power that will increases or decreases the value of voltage. The transformer which will increases the decreases the value of current, such type of transformer is so called as step up or step down transformer. Step up और step down transformer में दो प्रकार की, यहाँ पर कुछ मेटलिक स्ट्रिप्स होती हैं, उन मेटलिक स्ट्रिप्स पर आपकी दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है और दूसरी सेकेंडरी कॉइल होती है। और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बेसिस पर हम इनपुट और आउटपुट बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दैट वन इज द प्राइमरी कॉइल। ये जो प्राइमरी कॉइल है इससे हम इनपुट वोल्टेज करने का काम करते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल है उससे हम आउटपुट वोल्टेज करने का काम करते हैं। मतलब इस सेकेंडरी कॉइल से हमको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। Here you have to apply the input AC and you have to gain here output AC, isn't it? So the output EMF is ES, input EMF is EP. The number of turns in the primary coil is NP. The number of turns in the secondary coil is NS. तो कहता है कि अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, मतलब output is greater than input, then definitely the number of turns in the secondary coil will be greater than the number of turns in the primary coil. अगर आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू भी ज्यादा ही होगी। आई विल प्रूव फ्रॉम द डेरिवेशन, isn't it girls and boys? Yes or no? Or if you are studying here the step down transformer, then the number of turns in the secondary coil is less than the number of turns in the primary coil, isn't it? तो आउटपुट जो है वो आपका आउटपुट कम होगा वोल्टेज का, किसकी तुलना में? इनपुट की तुलना में। एक और बड़े राज की बात है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये अपोजिट कार्य करता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को बढ़ाता है लेकिन करंट की वैल्यू को कम कर देता है। बड़ी सोचने समझने वाली बात है कि वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को कम कर देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देता है और करंट को बढ़ा देता है। बड़ा शॉकिंग सा रिजल्ट देता है। आई विल प्रूव फ्रॉम द डेरिवेशन।
So the device which without loss of any power that will increases or decreases the value of voltage, such type of device is so called as transformer. Two types of transformer are there, step up or step down. Step up increases the voltage, decreases the current. Step down transformer decreases the voltage. Okay, this is the diagram of स्टेप अप. आप खुद ही देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल इज मोर. इसमें ज्यादा फेरे ले लो यार. अगर तुम उसमें 7 ले रहे हो तो इसमें 14 ले लो. जय माता दी. लेट्स रॉक. यस और नो. बात तो है. एक चित्र और बना देंगे आप जिसमें इधर नंबर ऑफ टर्न्स कैसी ले लोगे और इधर क्या ले लोगे, तो वो काय का चित्र हो जाएगा. बात खत्म. फॉर्मूला डेरिवेशन इजंट. हम प्रूव करते हैं, सिंपल सी बात है. फॉर्मूला डेरिवेशन में हम प्रूव करते हैं कि यहाँ पर कि जब इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या होगा. सिंपल सी बात है. जब इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे तो अपन ने लगा दिया बाय फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. व्हाट इज फैराडे सेकंड लॉ. E इक्वल्स टू, जैसे ही आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे देयर विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सिंपल सी बात है. द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज, एक के लिए d∅dt और n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए -np d∅dt. बात तो है. अब द सेम फ्लक्स विल बी ट्रांसफर्ड इन द बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. Isn't it? Yes or no? So then by mutual induction the induced EMF produced in the secondary coil, that will be minus ns d∅dt. Why you are taking here minus sign? That is according to the legend. It oppose those causes which produce it. What is our aim? Our input is EP. Our output is? Yes. So what is our aim? Yes. Yes. So second equation divided by first equation, isn't it? Simple सी बात है. तो ES upon EP is equals to minus NS d∅dt minus NP d∅dt, negative d∅dt. ES upon EP is equals to NS upon NP. What is ES? ES is equals to NS upon NP into EP. अगर आपने दूसरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या, सपोज दैट आपने 100 ली, 100, और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इज 20, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, व्हाट विल हैपन? ES is 5 times of बात खत्म. If the number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil, then definitely this is a step up transformer. If the number of turns in the secondary coil is less and primary coil is more, hello, so output will be less. Yes or no? Okay, this is all a step up and a step down transformer. From this equation we conclude that if NS is greater than NP, then definitely what will happen? Which is step up transformer. And if the number of turns in the secondary coil is less than number of turns in the primary coil, then definitely ES is less than, which is step down transformer. बात खत्म. इजी सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, हम समझ गए. बोली सर आपने एक और वादा किया था जो आपने निभा नहीं रहे. मैंने कहा मैंने तुमसे क्या वादा किया था? मैंने तुमसे ये वादा किया था कि जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो करंट की वैल्यू को, इसकी डेफिनेशन कहती है कि द डिवाइस विदाउट लॉस ऑफ एनी पावर. बाय द प्रिंसिपल ऑफ दिस डिवाइस देयर इज नो लॉस ऑफ एनी पावर. अदरवाइज कितना लॉस होता. 11,000 की बिजली घर पे आते आते घरवाली बनते बनते 220 वोल्ट की रह जाती, तो कितनी अजीब सी बात होती, isn't it? तो कहने का मतलब विदाउट लॉस ऑफ एनी पावर, बाय द प्रिंसिपल इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ voltage into current. Power is the product of
voltage into current. Now what is ES upon EP? ES upon EP, इसको नीचे ले गए, that will be equal to, ओ ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन निकल गया, मतलब जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को वो करंट को why both are inversely proportional to each other. सिद्ध हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाएगा तो करंट को, दिस इज ऑल स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक और एग्जाम में कई बार आता है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ना व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो? आपको यहां से भी ES अपॉन EP मिला और आपको यहां से भी ES अपॉन EP मिला, तो आपने 3 और 4th इक्वेशन को देखा तो आपके पास क्या रिजल्ट आया? बड़ा शानदार, बड़ा प्यारा रिजल्ट आया, ES अपॉन EP इक्वल टू NP इक्वल टू IP इज इक्वल टू K, दिस K is so called as ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होती है। यू ऑल आर गाइस स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेम वन, यू ऑल आर गाइस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस, ES is greater than, ES is, NS is, NP, NS is, IS is, IP, IS is, IP, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K is greater than 1, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो is less than, ट्रांसफार्मर में कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है, वो तो बार बार एक ही बात कहता है कि ऐसा डिवाइस जिसमें पावर का लॉस ना हो और दैट विल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इजंट इट? ये लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 4 प्रकार से ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होता है। पहला होता है कॉपर लॉस, दूसरा होता है आयरन लॉस, तीसरा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज और चौथा होता है हिस्टेरिसिस लॉस। फर्स्ट लॉस इज कॉपर लॉस, कॉपर की कॉइल में एनर्जी का लॉस होता है, उसे कम करने के लिए उसकी कोर को पतलित बनाया जाता है, लैमिनेटेड कॉइल का यूज करते हैं। आयरन लॉस होता है, जो आयरन की पत्तियां होती है उनके ऊपर एडी करंट्स प्रोड्यूस होता है जिसके कारण हीट के रूप में एनर्जी का लॉस होता है, ये आयरन लॉस होता है। तीसरा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर होता है, सिंपल सी बात है, तब ऐसी स्थिति में भी मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है, ठीक है। उसको या कम करने के लिए या तो पास कर दो या प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को चढ़ा दीजिए, ठीक है। तीसरा जो लॉस, चौथा जो लॉस होता है उसको कहते हैं आयरन लॉस, कॉपर लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज और हिस्टेरिसिस लॉस। एक बहुत प्यारा शब्द है इस चैप्टर में, हिस्टेरिसिस लॉस, और हिस्टेरिसिस लूप भी बनाया जाता है, बकायदा एक ग्राफ है। जब किसी को करंट पास करते हैं तो कोई भी चीज मैग्नेटाइज हो जाती है और करंट को हटाते हैं, हेलो, तो कोई भी चीज डीमैग्नेटाइज हो जाती है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को लेकर के एक ग्राफ बनता है जिसको हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब किसी को करंट दिया तो वो मैग्नेटाइज हो गया, तो किसी को डीमैग्नेटाइज किया, करंट हटाया तो डीमैग्नेटाइज हुआ, जीरो आ गया, फिर ये प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है और लूप प्राप्त होता है किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में, उसको हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कॉइल में जब आप करंट पास करते हो, करंट जाता है तो मैग्नेटाइज होता है, हटता है तो डीमैग्नेटाइज होता है, इसके कारण भी एनर्जी का लॉस होता है। ऐसे ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार का एनर्जी का लॉस होता है। थैंक यू गाइस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनामो एक ऐसा उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 2 प्रकार के डायनामो होते हैं, एक एसी डायनामो होता है, दूसरा डीसी डायनामो होता है। एसी डायनामो में अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होता है, डीसी डायनामो में डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। कोई सा भी डायरेक्ट डायनामो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, एक उसमें मैग्नेट है,
दूसरा आर्मेचर अर्थात कॉइल है, तीसरा स्लिप रिंग्स है और चौथा आपका ब्रशेस है। हम जानते हैं एसी डायनेमो या डीसी डायनेमो, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप देख सकते हैं एसी डायनेमो का चित्र आपके सामने है। दिस वन इज द एसी डायनेमो, सिंपल सी बात है। इन दैट डायनेमो मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर देयर, दिस इज आर्मेचर कॉइल, दिस इज एक्सेल, टू स्लिप रिंग्स S1 एंड S2 आर देयर, ठीक है, मेटलिक स्लिप रिंग्स आर देयर। इस कॉइल के साथ साथ स्लिप रिंग्स भी मूव करती हैं। S1 स्लिप रिंग से V1 ब्रशेस कार्बन की पत्ती का बना हुआ है और S2 स्लिप रिंग से B2 ब्रश कनेक्ट रहता है, मूव नहीं करता। जब ऊपर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस या विंडमिल में से हवा चलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में पानी गिरता है ऊंचाई से, टरबाइन रोटेट होती है, टरबाइन रोटेट होने पर स्लिप रिंग रोटेट होती है, स्लिप रिंग रोटेट होने पर आर्मेचर अर्थात कॉइल रोटेट होती है और मैग्नेट के बीच में कॉइल रोटेट होगी। तो व्हाट विल हैपन, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ चेंज इन द magnetic line of force causes the change in magnetic flux, causes the production of and induced current is produced in the form of half cycle positive, half cycle negative, then half cycle positive, negative, half cycle positive, half cycle negative। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और आपको आउटपुट के रूप में AC करंट प्राप्त होता है। दिस इज AC डायनेमो। Now in DC dynamo, definition in which mechanical energy converted into electrical energy in the form of direct current। इसमें मैग्नेट, आर्मेचर, बस स्लिप रिंग्स की जगह जाता है स्लिप रिंग कम्यूटेटर and brushes is brushes। In place of two slip rings, one is there divided into two parts and both brushes V1 and V2 connected from these half slip rings S1 and S2। दोनों ब्रशेस एक ही स्लिप रिंग से कनेक्ट होते हैं। इस व्यवस्था को स्लिप रिंग कम्यूटेटर कहते हैं। जब एक्सटर्नल सोर्स से ये टरबाइन मूव होती है तो वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आता है, फ्लक्स में चेंज आता है। आ रहा है समझ में? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन नेगेटिव साइकिल प्राप्त नहीं होती क्योंकि यह एक ही स्लिप रिंग है। हमेशा पॉजिटिव साइकिल प्राप्त होती है और आउटपुट के रूप में आपको आउटपुट डीसी प्राप्त हो जाती है। Next device, DC dynamo is complete. Now the third device, that is DC motor. DC motor is just the reciprocal of DC dynamo. Why? DC dynamo converted mechanical energy into DC current. Now you have to input the DC current and that will be converted into mechanical energy। मतलब आपके यहाँ मोटर है या डीसी मोटर में आप डीसी करंट दोगे तो यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस की जगह क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। डीसी इनपुट डीसी, और जब ये कॉइल में पहुंचेगा तो कॉइल में इक्वल और अपोजिट बिल्डू भैया साइन थीटा, नीचे करंट पहुंचेगा तो बिल्डू भैया साइन थीटा। whenever the current passes through this coil, then two forces will act in equal and opposite direction, that will constitute a torque। This torque will accelerate the coil in between the magnet, and that is the main aim of this DC motor, that will convert electrical energy into mechanical। Let's rock। Parts is same, magnet, coil, slip ring, commutator and brushes, but here input is DC and output you have to convert in the form of mechanical energy। Complete DC motor। Today we are discussing here transformer, AC dynamo, DC dynamo, DC motor। How many devices complete is here? Four devices। Okay, now next, choke coil। What is choke coil? Choke coil is a pure inductor coil। choke coil एक शुद्ध प्रेरक तत्व है और आपको पता होगा पुराने जमाने में जो ट्यूबलाइट का यूज करते थे, मम्मी पापा कहते थे कि बिजली का बिल कम आता है। और कम क्यों आता है? क्योंकि पावर का लॉस नहीं होता। उसके पीछे आप देखोगे गुनगुनाती रहती गुन, एक चॉक कॉइल लगी होती है ट्यूबलाइट के पीछे, तो प्योरली इंडक्टर होगी। तो चॉक कॉइल एक प्योरली इंडक्टर कॉइल होती है और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Worthless current। Worthless current is that current which will flow in the circuit, but there is no loss of any power, there is no work done by it, that's why बिजली का बिल will be कम।
Yes or no? So that is the wattless current. The watt is zero. How the watt is zero in a L circuit? You know very well what will happen. The alternating voltage is leading by the alternating current by the phase angle. So what is the value of average power? Vrms, Irms, cos 90. The value of cos 90 is? So average power is 0 watt. That is wattless. So chalk coil is based on the principle of wattless current. wattless current पर ये डिवाइस बेस्ड होता है जिसके कारण एनर्जी का लॉस नहीं होता। यही इस चॉक कॉइल का प्रिंसिपल। और चित्र में कुछ भी नहीं है, बस एक प्योरली इंडक्टर कॉइल बना देना, वो चॉक कॉइल हो गई। हो सकता है कोई चीज आपके सिलेबस से हट भी गई हो, लेकिन मेरा फी फर्ज है सब चीजें बनाना। पहला डिवाइस हो गया ट्रांसफार्मर, दूसरा डिवाइस हो गया एसी डायनेमो, तीसरा डिवाइस हो गया डीसी डायनेमो, चौथा डिवाइस हो गया डीसी मोटर, पांचवा डिवाइस हो गया ओके, छठवां डिवाइस मोटर स्टार्टर। आप लोग जब ट्यूबवेल को ऑन करते हो और ऑफ करते हो तो आपको हरा कलर का बटन और लाल कलर का बटन दिखाई देता है। किसमें? स्टार्टर। क्यों? डायरेक्ट तो कर देते तुम अपना, अगर डायरेक्ट कर दोगे गांव में ऐसा नहीं, तुम्हारी फूक जाएगी मोटर, ट्यूबवेल की मोटर फूक जाएगी। क्योंकि स्टार्ट करते वक्त अगर सपोज दैट यू हैव अ मोटर and you have to start with the help of a alternating current AC, then what will happen? जैसी करंट दोगे तो करंट की वैल्यू जीरो से करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा चेंज होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में बहुत ज्यादा चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट क्यों बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा मतलब मेन करंट को इफेक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो क्या लगा देंगे जय माता दी लेट्स रो, जिसके कारण आपकी मोटर की कॉइल जल जाएगी। नहीं आ रहा समझ में? बहुत सरल है यार। ऐसे बंद करते वक्त करंट की वैल्यू पीक से मिनिमम हो जाएगी, तब भी करंट की वैल्यू में कैसा चेंज आएगा? मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में बहुत ज्यादा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज्यादा, इंड्यूस्ड करंट बहुत ज्यादा। तो बंद करते वक्त भी मोटर के जलने का खतरा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि स्टार्टिंग करते वक्त और बंद करते वक्त करंट की वैल्यू एकदम ना बढ़े और करंट की वैल्यू एकदम ना घटे। बात खत्म, इजंट इट? उसी के लिए एक नया डिवाइस बनाया गया, दैट इज सो कॉल्ड एज स्टार्टर। उसमें कुछ नहीं होता, एक इस टाइप से रॉड होती है, यहाँ पर कुछ स्प्रिंग लगी होती है, और उस स्प्रिंग से इनफाइनाइट R1 R2 R3 बहुत सारे आयरन रेजिस्टेंस वाली होती हैं। जब क्या होगा, आप मोटर स्टार्टर को दबाते हैं, यहाँ पे मोटर का एक एंड पॉइंट और यहाँ पर दूसरा एंड पॉइंट कनेक्ट होता है। मैं एकदम परफेक्टली डायग्राम नहीं बना रहा, आप लोग किताब से बना लेना, सिंपल सी बात है। जब आप मोटर को स्टार्ट करोगे तो जो करंट सीधा किसके पास पहुंचता था, अब वो किसके थ्रू जाएगा? तो करंट की वैल्यू एकदम से मैक्सिमम, वाह वाह वाह, और एकदम से मैक्सिमम नहीं हो पाएगी, तो करंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो पाएगा, तो फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में बहुत ज्यादा चेंज, और इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई? स्टार्ट ऐसे ही बंद करते वक्त और स्टार्ट करते वक्त दोनों ही स्थितियों में स्प्रिंग दबती है, तो स्प्रिंग में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती है। दोनों ही स्थिति में मोटर स्टार्टर का यूज करने से, दिस इज ऑल मोटर स्टार्टर, चालू करते वक्त बंद करते वक्त करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम नहीं होती, मैक्सिमम से मिनिमम नहीं होती, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज नहीं होता, मतलब कुल मिला के इंड्यूस्ड करंट चालू करते वक्त और बंद करते वक्त इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का खतरा। दिस इज ऑल मोटर स्टार्टर। आपकी यूनिट की समाप्ति की घोषणा। बैठे रहे, धन्यवाद।